हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्थ फॉर्म के बारे में। अर्थ फॉर्म जो हमारे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के सिलेबस से महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके साथ साथ ये बीएससी का भी टॉपिक है और इंटर के सिलेबस में भी अर्थ फॉर्म के बारे में हमको पढ़ना है, तो ये नीट के एग्ज़ाम से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं केचुए की जो संरचना है उसके बारे में बात करेंगे, केचुए का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे और साथ साथ केचुए का एक्सक्रीटिव सिस्टम जो है और इसके बारे में बात करेंगे। यानी हम लोग आज डिटेल से केचुए के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केचुए का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशंस क्या है अर्थवर्म का। तो यह फाइलम जो है एनिलिडा संघ से बिलोंग करता है। क्लास जो है ओलिकीटा है। गण जो है ओपिस्तोफोरा है, ओपिस्तोफोरा। और वंश जो है जीनस जो है फेरिटिमा है और स्पीशीज जो है पोस्तुनमा। और इसका वैज्ञानिक जंतु वैज्ञानिक नाम जो है फेरिटिमा पोस्तुनमा है। यहाँ पे एक केचुआ आपको दिखाया गया है अर्थवर्म, जो फाइनली आप लोग देखते हैं यह रेनी सीजन्स में यह दिखाई देता है। केचुए की संरचना की अगर बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म की बात करें, तो केचुए का शरीर जो होता है लंबा बेलनाकार और मटमैला रंग का होता है। लंबा बेलनाकार और कैसा होता है, मटमैले रंग का होता है। केचुए की त्वचा पर एक पोरफायरिन नामक रंग का पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण इसकी जो त्वचा होती है वो भूरी रंग की दिखाई देती है। शरीर के प्रथम खंड को हम पेरिस्टोमियम कहते हैं। शरीर के प्रथम खंड को क्या कहते हैं, पेरिस्टोमियम। तथा मुखाग्र जो होता है उसको हम प्रोस्टोमियम कहते हैं। यानी जो मुखाग्र है, आगे देख रहे हैं एक लंबा सा अर्थवर्म में एक आगे की तरफ निकला हुआ संरचना है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोस्टोमियम कहते हैं। और जो पहला खंड है यानी शरीर का जो पहला प्रथम खंड होता है उसको हम पेरिस्टियम कहते हैं। इन दोनों में कंफ्यूज ना हो इसके लिए जो पहला खंड है उसके लिए पेरिस्टियम, और पहले खंड के आगे जो निकला हुआ हिस्सा है जो मुखाग्र है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोस्टियम। और पीछे इसमें सेगमेंट लगे होते हैं जिसको मेटामियर्स भी कहते हैं। तो इंटीरियर पार्ट पे माउथ होता है और पोस्टीरियर पार्ट पर एनस होता है। इसके जो सेगमेंट होते हैं यानी मेटामियर्स जो होते हैं, वह मेटामियर्स की जो संख्या होती है वह 100 से 120 सेगमेंट होते हैं। कितने होते हैं, 100 से 120 सेगमेंट या मेटामियर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है पहला जो खंड है उसको हम प्रोस्टियम कहते हैं। फर्स्ट सेगमेंट को क्या कहते हैं, प्रोस्टियम। और आगे जो निकला हुआ भाग होता है या माउथ के सामने का जो निकला हुआ भाग होता है उसको हम प्रोस्टियम कहते हैं। प्रोस्टियम एक प्रकार का सेंसरी आर्गन होता है और उसके साथ साथ यह जो होता है गति में भी क्या होता है, सहायता प्रदान करता है। यानी आगे की तरफ मूवमेंट करने में भी ये इसको सहायता प्रदान करता है। अब उसके बाद माउथ के पीछे यानी आप देखते हैं 100 से 120 सेगमेंट पाए जाते हैं। 120 सेगमेंट जो माउथ का जो पीछे का जो सेगमेंट होता है वह वहाँ पे देखते हैं बीच में रिंग लाइक संरचना दिखाई देती है। बीच में कैसी संरचना दिखाई देती है, रिंग लाइक सेटल्स दिखाई देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम जो कि लोकोमोशन में सहायता करता है इसको हम पैरापोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरापोडिया कहते हैं। ये क्या करता है, यह लोकोमोशन में सहायता प्रदान करता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे 14वें और 15वें खंड में क्लाइटेलम का निर्माण होता है। 14वां 15वां खंड जो होता है इसमें क्लाइटेलम बनते हैं, जिसमें कोकून का निर्माण होता है। जिसमें क्या बनता है, कोकून का निर्माण होता है। और कोकून के बाद फाइनली जो होता है नया जो होता है अर्थवर्म्स उत्पन्न होता है। कोकून के डेवलपमेंट के बाद इसमें कोई लार्वा स्टेज नहीं पाया जाता, इसमें कोई भी लार्वा स्टेज जो होते हैं नहीं पाया जाता है। और कोकून में जो होता है यह जो रिंग लाइक संरचना दिखाई नहीं देती, कोकून में रिंग लाइक संरचना दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आगे। इसका फाइलम हम लोग जान लिए और शरीर का प्रथम खंड है जिसको हम प्रोस्टियम कहते हैं, और उसके मुखाग्र को हम क्या कहते हैं, प्रोस्टियम, जो कि एक सेंसरी आर्गन है और साथ साथ लोकोमोशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। अब इसके बाद बात करेंगे इसके बॉडी वॉल की, यानी इसका एनाटॉमी, बॉडी वॉल देखेंगे। तो जो अर्थवर्म है उसके चारों तरफ एक पतली थीन लेयर पाई जाती है जो नॉन सेलुलर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। और क्यूटिकल के अंदर जो होते हैं, क्यूटिकल के अंदर एपिडर्मिस पाई जाती है।
एपिडर्मिस जो होती है कॉलम सेल की बनी होती है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कॉलम सेल जैसी संरचना दिखाई दे रही है, तो यह कॉलम सेल्स की होती है। प्लस प्लस जो होती हैं सेक्रेटरी ग्लैंड्स एक प्रकार के पदार्थ का स्राव भी करती हैं। सेक्रेटरी पदार्थ होते हैं वह उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उसका स्राव करती हैं। तो क्यूटिकल्स के बाद क्या होता है, एपिडर्मिस होता है जो कॉलम सेल होता है और इसमें सेक्रेटरी ग्लैंड्स उपस्थित होते हैं। उसके बाद इसके इनर सेल्स जो होते हैं वह लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। इनर सेल्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल्स होते हैं और मसल्स की तरह होते हैं। तो यह इसका एनाटॉमी है बॉडी वॉल का। बाहर एक थिन लेयर है जिसको हम क्यूटिकल्स कहते हैं जो सेलुलर होता है। अंदर एपिडर्मिस होता है जो कॉलम सेल्स का बना होता है जिसमें सेनेटरी ग्लैंड्स होती हैं। और अंदर जो होता है बिल्कुल इनर सेल्स यानी मस्कुलर्स, यहाँ पे इनर सेल्स जो होते हैं अंदर की तरफ लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स के रूप में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसका बॉडी वॉल है। केचुए में जो क्लाइटेलम होता है वह 14वें-15वें खंड में पाया जाता है। जैसा कि हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्लाइटेलम्स जो होते हैं जहाँ पे कोकून बनता है, तो ये 14वें, 15वें और 16वें खंड में क्या होता है, पाए जाते हैं। केचुए में क्लाइटेलम्स 14वें, 15वें और 16वें खंड में पाया जाता है। यह जनन काल में क्या बनाता है, कोकून बनाता है। केचुए में गमन के लिए सीटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सीटी पाई जाती है। जैसा कि पहले बताया गया गमन के लिए यहाँ पे जो हम लोग स्ट्रक्चर्स देखे थे फर्स्ट वाले में, तो गमन के लिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं सिटी, यही क्या है, सिटी है। सॉरी दोस्तों, ये पैरापोडिया नगर है, इसको हम सिटी कहेंगे। ये सिटी है जो गमन में क्या करती है, हेल्प करती है। केचुए में सिटी परिमुख लार्वा परिसुख व्यवस्था होती है। परिसुख व्यवस्था में क्या होती है रिंग रिंग के समान सेगमेंट में उपस्थित होती है। केचुए में उत्सर्जन जो होता है नाइट्रोजनी उत्सर्जन होता है और नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। उत्सर्जन क्या होता है, नाइट्रोजनी वेस्ट पदार्थ होते हैं और नेफ्रिडिया के द्वारा जो होते हैं यह बाहर निकाले जाते हैं। और इसके बाद खास बात यह है कि केचुआ जो होता है यह O2 यानी ऑक्सीजन रहित वातावरण में भी केचुआ 6 से 30 घंटों तक जीवित रह सकता है, क्योंकि इसमें अवायवीय श्वसन की भी क्षमता पाई जाती है। और साथ साथ इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है इसके रुधिर के प्लाज्मा में घुला रहता है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि केचुए में जो हीमोग्लोबिन है वह कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है या प्लाज्मा में। तो यह प्लाज्मा में घुली अवस्था में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। केचुआ एक बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी जंतु है, अर्थात इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं एक ही जीव में पाए जाते हैं। तो ऐसे जीव जिनमें इस मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म पाए जाए तो उसे हम बाइसेक्सुअल्स कहते हैं। अर्थात एक ही जंतु में शरीर के नर जननांग और मादा जननांग होते हैं, लेकिन लैंगिक जनन के लिए जो होते हैं अलग अलग दो केचुए की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन लैंगिक जनन जो होता है इसमें सेल्फ रेप्लिकेशंस नहीं होता, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस होता है। तो यहाँ पे केचुए में शरीर के 14वें खंड पर मादा जनन छिद्र होता है और 18वें खंड पर नर जनन छिद्र होता है। तो केचुआ का जो शरीर होता है उसके 14वें खंड पर नर जनन छिद्र होता है। यहाँ पे दिखाया गया है यह नर जनन छिद्र है, यहाँ पे एक दिखाया गया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से भी देखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आगे जो छिद्र है यहाँ पे शुक्रवाहिनी दिखाई गई है। अगले वाले स्लाइड में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जब हम इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे केचुए में रिप्रोडक्शंस कैसे होता है, तो वहाँ पे हम लोग जो नर जनन तंत्र है और मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में वहाँ पे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बस ये जाने कि बाइसेक्सुअल होता है और उसके साथ साथ लैंगिक जनन के लिए अलग अलग दो केचुए की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उसके बाद केचुए के शरीर में 14वें खंड पर मादा जनन छिद्र और 18वें खंड पर नर जनन छिद्र होता है। उत्सर्जन की दृष्टि से जो केचुआ होता है जलीय आवास में अमोनोटिलिक एवं स्थलीय आवास में यह यूरोटिलिक होता है। यानी उत्सर्जन में अगर यह जल में है तो यह एक्सक्रीटरी पदार्थ के रूप में अमोनिया का बाहर करेगा। अगर यह स्थलीय है तो यह यूरोटिलिक यानी यूरिया का उत्सर्जन करेगा। तो यह मुख्य रूप से जो होता है यूरोटिलिक ही होता है, लेकिन जब जल में है तो क्या होगा, अमोनोटिलिक होगा। केचुए का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ जो होता है यूरिया होता है। इसमें क्लोरोगेगन कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि यकृत के समरूप होती हैं। जो कि किसके समरूप होती हैं, यकृत के।
शुक्राणुओं का परिपक्वन अंडाणुओं से पहले हो जाता है, अर्थात केंचुए में पूर्ववर्ता यानी प्रोडेंट्री पाई जाती है। कहने का मतलब शुक्राणुओं का परिपक्वन जो होता है अंडाणु से पहले हो जाता है, तो इसी अवस्था को हम प्रोडेंट्री कहते हैं। केंचुए के जीवन चक्र में लार्वा प्रावस्था नहीं पाया जाता, इसमें कोई कायांतरण नहीं होता है। केंचुए के शरीर के पार्श्व में हृदयों की संख्या जो होती है, कभी कभी पूछता है कि कितनी होती है, तो यह 8 होती है। केंचुए में 7वें 9वें 12वें और 13वें खंडों में 4 जोड़ी क्या होते हैं, हृदय पाए जाते हैं। एक 7वें खंड में पाया जाता है, 9वें खंड में, 10वें खंड में और 13वें खंड में एक एक जोड़ी हृदय पाया जाता है। तो टोटल कितने हुए, 4 जोड़ी, और हृदय की संख्या कितनी हुई, 8 हुई। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें, यानी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में, तो क्लोज टाइप का होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। एनेलिडा में क्लोज प्रकार का होता है, यानी जो रुधिर होता है वाहिनियों में बहता है। तो इसके लिए ब्लड विसल्स, कैपिलरी और हार्ट पाए जाते हैं। जबकि अभी हम लोग डिस्कस किए 8 हार्ट होते हैं जो 4 जोड़ी में होते हैं। ब्लड ग्लैंड्स चौथे, 5वें और 6ठे सेगमेंट्स में ब्लड ग्लैंड्स जो होती हैं पाई जाती हैं, जो पाउच के रूप में होती हैं, जो कि प्रोड्यूस ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। ये ब्लड सेल्स जो होती हैं फाइगोसाइट्स होती है, और हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है। इसी हीमोग्लोबिन में जो होता है यह हीमोग्लोबिन जो होता है प्लाज्मा में क्या होता है, डिजॉल्व होता है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज थ्रॉग्स द मॉइस्टी बॉडी ऑफ सरफेस, यानी जो श्वसन होता है वह मुख्य रूप से केंचुए की त्वचा से होता है। केंचुए की त्वचा के द्वारा ही क्या होता है, श्वसन होता है। श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते। केंचुए में शुक्रवाहिनी यानी स्पर मैथिका, जो स्पर मैथिका होती है यानी शुक्रवाहिका जो होती है, यह पाँचवें 6ठे खंड में, 7वें और 7वें से 8ठे और 8वें से 9वें खंड में क्या होता है, यहाँ पे दिखाया गया है शुक्रवाहिका जो है यहाँ पे एक 5वें से 6ठे, 6ठे से 7वें, 7वें से 8वें और 8वें से 9वें खंड में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो यह केंचुए में संवेदी प्रेरक तथा समायोजन न्यूरॉन भी पाए जाते हैं। तो कभी कभी पूछा जाएगा इस पर मैथिका कहाँ पे पाया जाता है, इस पर मैथिका कहाँ पाया जाता है, तो यह 5वें से 6ठे, 6ठे से 7वें, 7वें से 8ठे और 8वें से 9वें खंड में क्या होता है, इस पर मैथिका पाया जाता है। केंचुए के शरीर में 100 से 200 खंड पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 100 से 200 खंड पाए जाते हैं। एक बहल भारतीय केंचुए के विस्तार के अध्ययन के लिए, यानी के.एन. बहल ने भारतीय केंचुए के विस्तार से अध्ययन किया था, और मेगास्कोलैक्स ने सबसे बड़ा भारतीय केंचुआ है। मेगास्कोलैक्स जो है सबसे बड़ा भारतीय केंचुआ है। कभी प्रश्न पूछ दे कि सबसे बड़ा भारतीय केंचुआ कौन सा है, तो मेगास्कोलैक्स है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग कंप्लीट में डाइजेस्टिव सिस्टम्स किस प्रकार का है केंचुए में, यह हम लोग देखेंगे। तो केंचुए में पाचन तंत्र जो होता है, केंचुए की आहार नाल सीधी नली के समान देह भित्ति के भीतर होती हैं, पूरी लंबाई में बिखरी होती हैं, और इसके अगले सिरे पर मुख द्वार होता है। इसके अगले सिरे पर क्या होता है, मुख द्वार होता है, और पिछले सिरे पर गुदा होता है। आहार नाल के निम्नलिखित भाग में विभाजित किया गया है। आहार नाल को निम्नलिखित भाग में विभाजित किया गया है, जैसे हमने बताया सबसे ऊपर क्या होता है, बकल मुख होता है जिसको हम बकल चैम्बर कहते हैं। उसके नीचे ग्रसनी होता है, और ग्रसनी जो होती है ग्रास नली में खुलती है, और ग्रास नली जो है गिजार्ड में खुलता है। गिजार्ड फाइनली स्टमक में, और स्टमक इंटेस्टाइना में क्या होता है, ओपन होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट्स में यह उपस्थित होते हैं। यह आप देखेंगे तो 15वें सेगमेंट से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। जैसे कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, सॉरी दोस्तों, एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जैसे बताया गया है कि जो केंचुए का पाचन तंत्र है, मुखवाह, ग्रसनी, ग्रासनली, गिजार्ड, अमाशय और आंत में क्या होते हैं, इतने भाग में यह बटे होते हैं। तो यही को हम लोग देखते हैं। माउथ, सबसे पहले माउथ से जो होता है भोजन अंदर लिया जाता है, उसके बाद यह खुलता है बकल कैविटी। बकल कैविटी जो होती है 1 से 3 सेगमेंट के बीच में होती है। उसके बाद एक ट्यूब लाइक संरचना होती है जिसको फायरनिक्स कहते हैं। फायरनिक्स के बाद जो ओसोफैगनस यानी ग्रासनली होती हैं, जो 5 से 7वें सेगमेंट में होती हैं। और उसके बाद गिजार्ड होता है। गिजार्ड जो होता है यह भोजन को क्या करता है, जिसमें जो ह्यूमस होता है उसके पाचन में क्या करता है, महत्वपूर्ण करता है। यह भोजन को पीसने का काम करता है गिजार्ड। यह 8वें से 9वें सेगमेंट में होता है। उसके बाद पीछे जो होता है, पीछे पीछे की तरफ स्टमक होता है, जो 9 से 10 सेगमेंट में पाया जाता है। कितने सेगमेंट में,
9 से 10 सेगमेंट में पाया जाता है। अब यहाँ पे जो होती हैं कैल्सीफेरस ग्लैंड जो होती हैं न्यूट्रलाइसिस के लिए ह्यूमिक एसिड्स का क्या करती हैं, स्राव करती हैं। जो ह्यूमस में पाया जाता है उसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए यह काम करती हैं। उसके बाद जो होता है इंटेस्टाइना होता है। उसके बाद क्या होता है, इंटेस्टाइना होता है। इंटेस्टाइना का अगला हिस्सा यानी जो आप देखेंगे आगे तो मुख गुहा, यानी मुख गुहा में क्या बताया गया है, सबसे पहले देखेंगे पेरिस्टियम नामक प्रथम खंड के अधर तल पर स्थित मुख द्वार एक छोटे से सक्रिय मुख कोष्ठ में खुलता है। यह शरीर के तीसरे खंड तक फैला रहता है। तो बकल मुख जो होता है, बकल चैम्बर जो होता है, यह तीसरे खंड तक क्या होता है, फैला होता है। इसके भीतरी स्तर पर अनुदैर्ध्य वलन पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्या होती हैं, फोल्ड्स पाई जाती हैं, जैसा कि हम लोग इसमें देखे हैं। तो बकल जो होता है, बकल कैविटी 1 से 30 सेगमेंट में क्या होती है, फैली रहती हैं 1 से 3 सेगमेंट तक। पेरिस्टीमियम नामक पदार्थ खंड के अधर तल पर स्थित मुख के एक छोटे से और सक्रिय कोष्ठ में खुलता है। यह शरीर के तीसरे खंड तक क्या होता है, फैला होता है, जैसा अभी हम लोग इस पर डिस्कस करें। उसके बाद जो बकल कैविटी है वो आगे ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी में एक ऐच्छिक पेशियों के सूत्र पाए जाते हैं जो ग्रसनी को फूलने तथा पिचकने में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ऐसा होने से मिट्टी सहित पूरा भोजन जो होता है खिसक कर ग्रासनाल में क्या होता है, पहुंच जाता है। तो इसमें ग्रसनी में फूलने तथा पिचकने का कार्य होता है, जिसके कारण भोजन जो होता है ग्रासनाल में क्या होता है, पहुंचता है। ग्रसनी यानी फैर्निक्स जो होता है, ग्रसनी के 2 भाग होते हैं, एक लार कक्ष होता है, एक सनवही कक्ष होता है। एक लार कक्ष होता है, एक क्या होता है, सनवही कक्ष होता है। लार ग्रंथियों से लार और प्रोटीन पाचक एंजाइम में क्या होता है, स्राव होता है, जो भोजन में मिलते हैं, जिससे भोजन चिकना बनता है और पाचन कार्य में क्या होता है, पाचन कार्य इसका शुरू हो जाता है। सनवही कक्ष में भोजन ग्रास नली में क्या होता है, पहुंचा दिया जाता है। ग्रसनी ऐसी ऐच्छिक पेशियां सूत्र पाए जाते हैं जो ग्रसनी को, जैसा इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ग्रसनी की दीवारें पतली होती हैं, इसमें ग्रंथि नहीं पाई जाती। इसके भीतर सतह जो होती हैं वलित होती हैं। ग्रास नली की बात करें तो ग्रास नली की दीवारें क्या होती है, पतली होती हैं और इसमें ग्रंथियां नहीं पाई जाती। इसके भीतरी सतह क्या होते हैं, वलित होते हैं। अब जो ग्रास नली होता है वो फाइनली कहाँ पे खुलता है, गिजार्ड में खुलता है। अब गिजार्ड क्या है, गिजार्ड 8वें से 9वें खंड के बीच में एक मोटी सी फुली हुई गांठ जैसी संरचना होती है, जिसमें पेसड़ी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पेसड़ी या गिजार्ड कहते हैं। 8वें से 9वें खंड में होता है। इसकी दीवार वृत्ताकार पेशियों की बनी होती है। इसका भीतरी स्तर स्तंभी इपिथीलियम का बना होता है, जो अपने चारों ओर एक कठोर क्यूटिकल का बना है। यह भोजन को पीसने का काम करता है। यह भोजन क्या करता है, पीसने का काम करता है। अमाशय की दीवार पतली सक्रिय, अब इसके बाद बात करेंगे गिजार्ड कहाँ पे खुलता है। गिजार्ड जाकर के अमाशय में खुलता है। तो अमाशय की दीवार पतली सक्रिय तथा नालिकाकार होती है। इसकी भीतरी सतह को ग्रांथियम कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसकी विशेषण में क्या पाती हैं, ग्रांथियम कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें प्रोटीन पाचक एंजाइम निकलता है। और इसकी भीतरी स्तर में वलय के संकुंचन से भोजन क्या होता है, मिलता रहता है। यह भोजन को मिलाता रहता है। अब उसके बाद फाइनली जो होता है आंत होता है। आंत 3 भाग में बटा होता है। एक होता है पूर्व अंतर्वलन क्षेत्र, अंतर्वलन क्षेत्र और पश्च अंतर्वलन क्षेत्र। पूर्व अंतर्वलन क्षेत्र क्या है, प्री टाइफ्लो जो होता है, प्री टाइफ्लोसोलर रीजन, टाइफ्लोसोलर रीजन और पोस्ट टाइफ्लोसोलर रीजन, यानी 3 भाग में जो होता है आंत इंटेस्टाइना जो होता है वह बटा होता है। तो पूर्व अंतरावलन क्षेत्र यानी प्री टैप्लोसोलर रीजन्स क्या होता है, पूर्व अंतरावलन क्षेत्र में छोटे छोटे रसांकुर निकले रहते हैं। इनके 26वें खंड में आंत के दोनों किनारों से एक अंगुली जैसी खोखली प्रवर्ध निकलती हैं, जिसे अंधनाल या इंटेस्टाइना सीका कहते हैं। यह ग्रंथि कोशिकाएं होती हैं जो पाचक एंजाइम का क्या करती हैं, श्रावण करती हैं और मंड का क्या करती हैं, पाचन करती हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सीका दिखाया गया है। और टैफ्लोर रीजन्स, इसकी दीवार अत्यधिक ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं और यह वलित होती हैं। इसमें पचे हुए भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है टैफ्लोर रीजन में। और पोस्ट टैफ्लोर रीजन्स यह आंत्र का अंतिम भाग होता है। इसमें मलाशय भी करते हैं। इसी भाग में मिट्टी और अपच भोजन जो होता है भरा होता है,
जो कास्टिगेंस के रूप में गुदा से क्या होता है, बाहर निकलता है। यहाँ पे जैसे एक बार हम लोग पुनः डिस्कस करेंगे, तो पहले सबसे पहले क्या है, माउथ है। उसके बाद माउथ जो होता है 1 से 3 सेगमेंट यानी एक बकल कैविटी में खुलता है। बकल कैविटी के ठीक पीछे एक ट्यूब लाइक संरचना होती है जिसको फायरनिक्स कहते हैं। फायरनिक्स होता है ऑसोफैगनस में खुलता है जो 5वें से 7वें सेगमेंट में होता है। ऑसोफैगस जो होता है वह फाइनली जाकर के गिजार्ड में खुलता है। क्या किसमें खुलता है, गिजार्ड में, जहाँ पे भोजन का पाचन होता है, या 8वें से 9वें सेगमेंट में होता है। उसके बाद जो यह फाइनली जाकर के स्टमक में ओपन होता है जो 9 से 10 सेगमेंट में होता है। और यहाँ पे एक कैल्सीफेरस ग्लैंड जो होती हैं न्यूट्रीलाइट्स के लिए ह्यूमिक एसिड्स का स्राव करती हैं। अब इसके बाद यह जो होता है स्टमक जो होता है यह फाइनली जाकर के इंटेस्टाइना में ओपन होता है। इंटेस्टाइना के 3 भाग होते हैं, प्रे टैफ्लो रीजन, और उसके बाद जो होता है 3 भाग होते हैं, टैफ्लर रीजन और पोस्ट टैफ्लर रीजन्स, इन 3 भाग हैं। प्री टैफ्लर रीजन्स में इंटेस्टाइना कुछ विशेष भाग नहीं होते हैं। उसके बाद इंटेस्टाइना जो होती है 26वें सेगमेंट में, यहाँ पे सीका यह जो संरचना दिखाई दे रही है जो बाहर की तरफ निकली हुई है, तो इंटरनल कोइका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, इंटरनल इंटेस्टाइनल कोइका कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल कोइका होता है। इंटेस्टाइनल कोइका के ठीक पीछे जो 26 सेगमेंट होता है, इंटेस्टाइनल कोइका क्या होता है, 26 सेगमेंट में होता है। इसके ठीक पीछे एक संरचना पाई जाती है जिसको हम टाइफोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइफोलिसिस कहते हैं। यह टाइफोलिसिस जो होती है यह भोजन के अवशोषण तल को क्या करती हैं, बढ़ा देती है। यह भोजन के अवशोषण तल को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं, जिसके कारण भोजन का अवशोषण का जो तल क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। यह 26 सेगमेंट से क्या होती है, स्टार्ट होती है। टैफ्लर रीजन्स में यह पाया जाता है। उसके बाद पोस्ट टैफ्लर रीजन्स, पोस्ट टैफ्लर रीजन्स में जैसा बताया गया कि यहाँ पे जो होते हैं अपच भोजन होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अपच भोजन होता है। हाथ का अंतिम भाग होता है, इस मलाशय भी कहते हैं, इस मिट्टी और अपच भोजन भरा होता है। यह कास्टिकेशन के रूप में गुदा से बाहर निकलता है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग एक्सक्रीटरी आर्गन की। किसकी बात करेंगे, एक्सक्रीटरी आर्गन की। तो एक्सक्रीटरी आर्गन्स यानी जो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो अर्थवार्म है वह अगर जल में है तो अमोलेटिक उत्सर्जन करेगा, अगर अर्थ पर है तो यूरेटिलिक उत्सर्जन करेगा। तो उत्सर्जन जो होता है नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। यह नेफ्रिडिया जो होता है रिमूव यूरिया को बाहर निकलता है। इसके साथ इसको हम यूरोटिलिक उत्सर्जन करते हैं। मुख्य रूप से क्या करता है, यह मुख्य रूप से यूरोटिलिक उत्सर्जन होता है, लेकिन जल में है तो क्या होगा, अमोरेटिलिक उत्सर्जन होगा। और इसके साथ साथ जो इसका एक्सक्रीटरी आर्गन का यह भी काम होता है कि यह ऑस्मो रेगुलेशंस में भी काम करता है, यानी यह ऑस्मो रेगुलेशंस का भी काम करता है। इसके अंदर जो बॉडी फ्लूइड होता है उसका यह नियंत्रण करता है। तो एक्सक्रीटरी के लिए जो होते हैं नेफ्रिडिया जो होता है यह 3 प्रकार का होता है, सेप्टल नेफ्रिडिया और इंटरग्यूमेंट्री और उसके बाद फेरेंजियल्स, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो सेप्टल जो होते हैं यह कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो सेप्टल जो होता है प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ पाया जाता है। प्रेजेंट ऑन बोथ साइड स्टडी ऑफ द इंटरग्यूमेंटल्स सेप्टा, यानी 15 सेगमेंट्स पर ये पाए जाते हैं। ओपन इनटू द इंटेस्टाइना, ये कहाँ पे खुलते हैं, अपने एक्सक्रीटरी पदार्थ को कहाँ पे ओपन करते हैं, तो अपने एक्सक्रीटरी पदार्थ को इंटेस्टाइना में ओपन करते हैं। इंटरग्यूमेंट्री ये जो होते हैं अटैच टू द बॉडी वॉल्स, फोर्थ सेगमेंट अटैच टू द बॉडी वॉल्स पे होते हैं। और ये जो होते हैं अपने एक्सक्रीटरी पदार्थ को बॉडी सरफेस से यानी बाहर निकलते हैं। क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी पदार्थ को बॉडी सरफेस से बाहर निकलते हैं। और फेरेंजियल जो होते हैं या 3 पेयर्स में पाए जाते हैं, या चौथा, पाँचवा और छठवें सेगमेंट में उपस्थित होते हैं। ओपन इन द इंटेस्टाइना, यह भी किस में ओपन होते हैं, अपने एक्सक्रीटरी पदार्थ को लेकर के इंटेस्टाइना में ओपन होते हैं। तो सेप्टल जो होते हैं ये अपने एक्सक्रीटरी पदार्थ को इंटेस्टाइना में ओपन करेंगे। फेरेंजियल जो होंगे यह भी अपने इंटेस्टाइना को कहाँ पे ओपन करेंगे, अपने एक्सक्रीटरी को इंटेस्टाइना में ओपन करेंगे। जबकि इंटरग्यूमेंट जो होता है यह अपने एक्सक्रीटरी पदार्थ को बॉडी सरफेस से बाहर निकलता है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी जो अर्थवर्म होता है इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे हमने बताया कि यह बाइसेक्सुअल होता है और इसके साथ साथ
हर्माफ्रोडाइट्स जो होता है यानी मेल और फीमेल्स, मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, तो इसको हम हर्माफ्रोडाइट्स या बाइसेक्सुअल भी कहेंगे। तो इसमें दो होता क्या है कि दो जो अर्थवर्म होते हैं अपोजिट साइड, यानी एक का माउथ रीजन, दूसरे का यहाँ पे जो होगा टेल रीजन होगा। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से मीट करते हैं, एक दूसरे से आकर के मिल जाते हैं। तो 18वें सेगमेंट्स पर, यानी 18वें सेगमेंट्स पर जो उपस्थित है मेल सेक्स पोर, वह स्पर्मेटोथीका जो आगे उपस्थित होता है उससे अटैच हो जाता है, जबकि इसका जो 18वें सेगमेंट्स पे उपस्थित मेल पोर है यह इसके स्पर्मेटोथीका से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे जो स्पर्म होते हैं 18वें सेगमेंट्स पे जो स्पर्म बने हैं वह स्पर्मेटोथीका में प्रवेश कर जाएंगे और इसका स्पर्म जो होगा इसके स्पर्मेटोथीका में प्रवेश कर जाएगा। तो स्पर्मेटोथीका आर एक्सचेंज ड्यूरिंग द मीटिंग्स। तो यहाँ पे स्पर्म जो होते हैं ड्यूरिंग मीटिंग के समय क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि कहाँ पे पाए जाते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, कहाँ पे होते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, कहाँ पे होते हैं, या हर्माफ्रोडाइट है। तो यहाँ पे स्पर्मेटोथीका यानी देख रहे हैं स्पर्मेटोथीका जो है 5वें 6वें 7वें और 8वें, यानी यहाँ पे देख रहे हैं 6ठे सेगमेंट से स्टार्ट है, 7वें 8वें और 9वें सेगमेंट्स में, यानी 6ठे 7वें और 8वें 6ठे 7वें 8वें और 9वें सेगमेंट्स में स्पर्मेटोथीका क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं या 4 पेयर में होते हैं। इसी में स्पर्म जो होते हैं इकट्ठा होते हैं, कलेक्ट होते हैं। अब इसके ठीक नीचे 10वें से और 11वें खंड में एक पेयर में यानी 2 पेयर में जो होते हैं टेस्टिस पाए जाते हैं। इसके ठीक नीचे यानी 10वें से 11वें खंड में 2 पेयर में टेस्टिस पाए जाते हैं, 10वें और 11वें सेगमेंट में। और यह टेस्टिस जो होते हैं एक टेस्टिस सैक में उपस्थित होते हैं। किस में उपस्थित होते हैं, एक संरचना दिखाई दे रही है जिसमें यह उपस्थित है, जिसको क्या कहते हैं, टेस्टिस सैक कहते हैं। और तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग बताया कि जो टेस्टिस होते हैं 2 पेयर में होते हैं। कितने पेयर में होते हैं, 2 पेयर में 10th और 11th सेगमेंट उपस्थित होते हैं। और यह जो होता है एक बैग लाइक संरचना होता है। कैसा संरचना होता है, एक बैग लाइक संरचना होता है जिसको हम टेस्टिस सैक कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टिस सैक। 2 बैग लाइक संरचना होती है, एक 10वें खंड में और 11वें खंड में। तो इसी को क्या कहते हैं, टेस्टिस सैक कहते हैं। और टेस्टिस सैक में ही 2 टेस्टिस है और इन टेस्टिस से स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। क्या बनेगा, एक यहाँ पे टेस्टिस है और यहाँ पे एक टेस्टिस है। टेस्टिस से स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होगा वह स्पर्म रिलीज करने के लिए सेमिनल विसल्स में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, सेमिनल विसल में। तो इसका स्पर्मेटोगोनिया इसके सेमिनल विसल में और इसका स्पर्मेटोगोनिया इसके सेमिनल विसल में जाएगा और उसी तरह से यहाँ पे होगा। तो सेमिनल विसल्स में फाइनली स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं। सेमिनल विसल में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म जो बने वह मैच्योर हो गए। मैच्योर होने के बाद ये जो स्पर्म होते हैं फाइनली ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं एक कप्स लाइक संरचना है। एक यहाँ पे भी 2 यानी टेस्टिस सैक में टोटल मिला के 4 कप लाइक संरचना होती है। 2 ऊपर होती हैं और 2 क्या होती हैं, नीचे होती हैं। तो इस कप लाइक संरचना में पुनः स्पर्म क्या होंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। इस कप लाइक संरचना में पुनः स्पर्म जो होंगे कलेक्ट हो जाएंगे। अब जब स्पर्म कलेक्ट हो गए तो वापस यह वास डिफरेंशिया के द्वारा, यानी यह शुक्रवाहिनी नली के द्वारा नीचे की तरफ आते हैं। कहाँ पे आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं और नीचे की तरफ एक नली के माध्यम से आते हैं। इसी नली को हम कहते हैं वास डिफरेंशिया। इसमें स्पर्म होते हैं जो आकर के यहाँ पे ओपन होते हैं। फाइनली यहाँ पे होते हैं जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। यह आकर के प्रोस्टेट ग्लैंड में ओपन होते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक प्रकार के लिक्विड का सेक्रेशन करता है। यहाँ पे स्पर्म आ गए और स्पर्म के साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या किया, एक प्रकार के लिक्विड का स्राव किया। और ये जो स्पर्म और प्लस लिक्विड है एक पोर के द्वारा यहाँ पे 2 पोर हो जाएंगे। तो 2 पोर के द्वारा क्या होते हैं, जिसको हम फीमेल जेनिटल पोर कहते हैं, जो 18वें सेगमेंट में होता है। कहाँ पे होता है, 18वें सेगमेंट पे। तो इस पोर के माध्यम से यह बाहर निकलते हैं। इस पोर के माध्यम से क्या होते हैं, यह बाहर निकलते हैं।
तो जो स्पर्म बाहर निकलता है उसमें क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के कुछ स्रावित लिक्विड्स और इसके साथ साथ स्पर्म होता है। तो ये 18वें सेगमेंट्स में वेंट्रल साइड पे, अर्थवर्म के वेंट्रल साइड पे क्या होता है, ओपन होता है। तो यह हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंतर्गत क्या क्या आएगा, यानी 2 जोड़ी टेस्टिस होंगे जो 10वें और 11वें सेगमेंट में पाए जाएंगे। और यह पाए जाते हैं, यानी जो टेस्टिस होते हैं एक बैग लाइक संरचना में उपस्थित होते हैं जिसको हम टेस्टिस सैक कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं एक सैक क्या है, एक नीचे सैक है। तो ऊपर की जो टेस्टिस होते हैं और नीचे के 2 टेस्टिस होते हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया रिलीज करते हैं जो स्पर्म सेल बनाते हैं। अब ये जो स्पर्म सेल होते हैं सेमिनल वेसिकल्स में आकर के मैच्योर होते हैं। जब यह मैच्योर हो जाते हैं तो वापस फनल लाइक संरचना, यहाँ पे देख रहे हैं 4 फनल लाइक संरचना है। इस तरफ का जो स्पर्म होगा 11वें सेगमेंट में उपस्थित सेमिनल विसल्स में जाके मैच्योर होगा, और इसका जो 11वें सेगमेंट में 12वें सेगमेंट में उपस्थित सेमिनल विसल में जाकर मैच्योर होगा। तो मैच्योर होने के बाद वापस यह इस फनल लाइक संरचना में जाकर इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ का जो स्पर्म होगा, यानी टोटल 4 फनल लाइक संरचना पाएंगे जहाँ पे स्पर्म आकर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। और यह इकट्ठे होने के बाद वास डिफरेंशिया के द्वारा, यानी एक शुक्राशय नली के द्वारा प्रोस्टेट ग्लैंड में लाए जाते हैं। कहाँ पे लाए जाते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड में। और प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक प्रकार के लिक्विड का स्राव करता है। तो इस प्रोस्टेट ग्लैंड में अब स्पर्म के साथ साथ एक प्रकार का लिक्विड है जो एक पोर के माध्यम से ओपन होता है, जिसको हम मेल जेनेटल पोर कहते हैं। 2 होते हैं और यह कहाँ पे होते हैं, 18वें सेगमेंट पे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो होते हैं, जो 12वें से 13वें सेगमेंट में, 12वें से 13वें सेगमेंट के बीच में जो एक सेप्टम है, इसी सेप्टम पे ओवरीज पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, ओवरीज, जो एक पेयर में होती हैं। यहाँ पे देख रहे हैं जो येलो कलर की यहाँ पे 2 ओवरीज दिखाई गई हैं जो 12वें से 13वें सेगमेंट के बीच में पाई जाती हैं। अब जो यह ओवरी है यह क्या निकालेगी, यहाँ पे भी स्पर्मेटोगोनिया होगा जो ओवा का क्या करेगा, सॉरी, यहाँ ओवरी से ओवा बनेगा। क्या बनेगा, ओवा बनेगा। अब यह जो ओवा होगा ओवेरियन फनल में क्या होगा, इकट्ठा होगा। यहाँ पे जो संरचना दिखाई दे रही है, यहाँ पे आगे की तरफ एक कप लाइक संरचना दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, कप लाइक संरचना। तो ओवरी से जो ओवा बना वह ओवेरियन फनल में क्या होगा, इकट्ठा होगा। और यह फाइनली ओविडक्ट्स के माध्यम से फीमेल जेनेटल्स पोर के द्वारा बाहर निकलेगा, जो कि 14वें सेगमेंट में है। कहाँ में है, 14वें सेगमेंट में है। अब कैपुलेशंस के समय क्या होगा कि 2 अर्थवर्म मिलेंगे अपोजिट डायरेक्शंस में। तो एक का जो 18वां सेगमेंट होगा, यानी एक अर्थवर्म का जो 18वां सेगमेंट होगा वह आकर के मिलेगा किससे, यह आकर के स्पर्मेटोथिका यानी इससे अटैच होगा। यानी 5वें 6ठे 7वें 8वें 9वें खंड के बीच में जो स्पर्मेटोथिका है जो 4 पेयर में है, यहाँ पे आकर के क्या होगा, ओपन होगा। और यहाँ पे ओपन होने के जब यहाँ पे ओपन होगा तो स्पर्मेटोथिका में स्पर्म क्या हो जाएंगे, इसी में इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। और यहाँ पे जब इकट्ठा हो जाएंगे स्पर्म, तो स्पर्म इकट्ठा होने के बाद अब फाइनली 14वें 15वें और 16वें खंड में हमने कहा कि क्लाइटेलम बनेगा, कोकून का निर्माण होगा। क्या बनेगा, 14वें 15वें 16वें खंड में क्लाइटेलम बनेगा जो कोकून का निर्माण करेगा। तो यहाँ से स्पर्म मूव करके और यहाँ से ओवरी से जो ओवा बना है यह भी मूव करके दोनों पहुँचेंगे 14वें 15वें और 16वें खंड में, जहाँ पे कोकून बनेगा। और कोकून के डेवलप्ड होने के बाद यानी वहाँ पे दोनों स्पर्म और ओवा रिलीज करेंगे और वहाँ पे कोकून बनेगा। तो इस तरह से कोकून बनने के बाद से वहाँ पे कोकून बनने के बाद जो क्लाइटेलम रीजन है वहाँ पे कोकून बनने के बाद लगभग आफ्टर 3 वीक के बाद 2 से 20 बेबीज जो होंगे कम आउट होंगे फ्रॉम द ईच कोकून्स। यानी प्रत्येक कोकून से जो कोकून होगा जब मैच्योर हो जाएगा 3 वीक में, तो उससे कोकून जो होगा बाहर की कोकून से हैच करते हुए बाहर निकल जाएंगे। 2 से 3 बेबीज जो होंगे बाहर निकलेंगे। 2 से 20 बेबी, सॉरी 2 से 20 जो होंगे अर्थवर्म के बच्चे बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्पर्म और एग जो होगा डिपोजिट होगा और कोकून क्या होगा, कोकून प्रोड्यूस होगा क्लाइटेलम रीजन में। और फर्टिलाइजेशन डेवलप्ड होगा विथ कोकून्स, कोकून में फर्टिलाइजेशन होगा। कोकून कंटेन फर्टिलाइज एग, स्लीप ऑफ 2 वर्म एंड डिपोजिट इन सॉइल।
और जो होगा स्वाल में क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होगा 3 वीक में, वहाँ से 2 से 20 बेबीज़ क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। और इसमें कोई लार्वा स्टेज नहीं पाया जाता है, और इसमें कोई लार्वा स्टेज क्या होता है, नहीं पाया जाता है। तो यह हो गया इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे देखिए 2 अपोजिट डायरेक्शंस में जो होते हैं 18वें सेगमेंट्स का जो होता है, जहाँ पे मेल स्पर्म जो होगा यानी मेल जेनिटल पोर होगा, स्पर्म जहाँ पे बने रहेंगे वह स्पर्मेटोथिका में जाके इसका इकट्ठा हो जाएंगे। और इस अर्थवर्म का जो यह अर्थवर्म है, इसका 18वां सेगमेंट होगा, इसके स्पर्मेटोथिका से क्या हो जाएगा, कलेक्ट करेगा, ओपन होगा, वहाँ पे स्पर्म, यहाँ पे भी स्पर्म कलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे भी स्पर्म क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से स्पर्म मूव करते हुए और ओवा जो होगा 14वें खंड से, ओवा जहाँ पे बना है वह मूव करते हुए 14वें 15वें 16वें क्लाइटेलम रीजन में जाएगा, जहाँ पे कोकून बनेगा और फर्टिलाइजेशन होगा। और फाइनली वहाँ पे जो होगा, वहाँ से न्यू अर्थवर्म्स बाहर निकलेंगे, जैसा कि बताया गया है। अब इसके बाद अर्थवर्म में कोई आँखें नहीं होती हैं। यह जो होते हैं पॉसेस लाइट एंड टच सेंसिटिव रिसेप्टर होते हैं। यह लाइट्स के प्रति क्या करते हैं, लाइट के प्रति संवेदना प्रदर्शित करते हैं, और टच के भी प्रति क्या करते हैं, संवेदना प्रदर्शित करते हैं। और यह जो होते हैं केमो रिसेप्टर होते हैं, रसायन के प्रति भी क्या होते हैं, रसायन कीमो रिसेप्टर होते हैं, रसायन ग्राही होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको अर्थवर्म के बारे में विषय में समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।